हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, वायसराय एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन कई सारे बच्चों को तो इनका क्रम भी याद नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को ट्रिक और माइंड मैप के माध्यम से देखने वाले हैं। मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताने वाला हूं कि पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी सरल ट्रिक देखने को नहीं मिलेगी और आपको सारी चीज़ें एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आपको कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो वायसराय का वीडियो है ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम 11 वायसराय को एक आसान सी ट्रिक से याद कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देखना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी चीज़ें सरलता से याद हो जाएगी। आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। उस वीडियो के बाद के जितने भी वायसराय हैं उन्हें याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है, मैं हूँ चंचल राजा, इतनी बड़ी लड़की वक्त पर मांगू। कोई भैया चंचल राजा है और लड़की मांग रहा है। ठीक है, क्या कहा है? मैं हूँ चंचल राजा, इतनी बड़ी लड़की वक्त पर मांगू। अब लड़की मांग रहा है तो क्या करेगा, आप तो जानते ही हैं। क्या ट्रिक है भैया? मैं हूँ चंचल राजा, इतनी बड़ी लड़की वक्त पर मांगू। अब सारे वायसराय इस आसान सी ट्रिक से कैसे याद होंगे तो देखिए, मैं से हो जाएगा दोस्तों आपका मिंटो सेकंड, हूँ से हो जाएगा हार्डिंग सेकंड, चंचल के चा से हो जाएगा दोस्तों आपका चेम्स फोर्ड, राजा के रा से हो जाएगा रीडिंग, इतनी के ई से हो जाएगा इरविन, बड़ी के बा से हो जाएगा विलिंगटन। बस आपको आगे के लेटर को पकड़ना है, आपको सारे वायसराय आसानी से याद हो जाएंगे। लड़की के ला से हो जाएगा लिनलिथगो, वक्त के बा से हो जाएगा बेवेल और मांगू के माँ से हो जाएगा दोस्तों माउंटबेटन। तो इस तरह से जितने भी वायसराय हमारे बचे हैं उस वीडियो के बाद के, वो सभी आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको इतना सा याद रखना है, मैं हूँ चंचल राजा, ठीक है, इतनी बड़ी लड़की वक्त पर मांगू। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक वायसराय को यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ पर सारी चीज़ों को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें एक पिक्चर के रूप में बैठ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मिंटो सेकंड की, जिसका कार्यकाल रहा 1905 से लेकर 1910 तक। दोस्तों, इसके कार्यकाल के दौरान 3 प्रमुख घटनाएं हुई जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती है। सबसे पहली घटना थी मुस्लिम लीग की स्थापना। दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई 30 दिसंबर 1906 को। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मिंटो सेकेंड। दोस्तों, इसी के कार्यकाल के दौरान एक अधिनियम आता है 1909 में, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसी के कार्यकाल के दौरान दोस्तों 1910 का भारत प्रेस अधिनियम पारित हुआ, जिसके माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए जाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको जितना भी बताया है ना, उसको अच्छे से याद रखिएगा, जिसमें स्टार्टिंग के 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वायसराय है दोस्तों हार्डिंग सेकंड, जिसका कार्यकाल रहा 1910 से लेकर 1916 तक। दोस्तों, इसके कार्यकाल के दौरान 3-4 ऐसी प्रमुख घटनाएं थी जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। जिसमें सबसे पहली थी कि भैया 1911 में कोलकाता से भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली हस्तांतरित की गई। जब ये भारत का वायसराय था उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी जो है वो भारत आते हैं। इसी के कार्यकाल के दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 में और इसकी स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1915 में। तो अगर आप वायसराय याद नहीं भी करते हैं ना, तो 2 पॉइंट यहाँ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भैया ये पूछा जा सकता है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। इसी तरह से दूसरा प्रश्न बन सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की, और उस दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
हार्डिंग सेकंड के बाद में दोस्तों अगला वायसराय बनता है चेम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल रहा 1916 से लेकर 21 तक। इसके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं हुई जहां से हमारी परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था, गांधी जी के पहले सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना है दोस्तों। चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। गांधी जी द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया 1916 में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। इसके अलावा कुछ और भी घटनाएं हुई, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और ये जो चंपारण सत्याग्रह था वो गांधी जी द्वारा किया जाने वाला पहला सत्याग्रह था भारत में। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ, जहां पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के टाइम पीरियड में ही भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ। रोलेट एक्ट भी 1919 में दोस्तों इसी के कार्यकाल के दौरान आया, जिसका विरोध गांधी जी ने काला कानून कहकर किया और इस कानून को यानी रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा जाता था, क्योंकि यह सरकार को बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। इसी के टाइम पीरियड में भारत शासन अधिनियम 1919 भी पारित किया गया। तो यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने बताई है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल रहा 1921 से लेकर 26 तक। इसके कार्यकाल के दौरान कुछ प्रमुख घटनाएं हुई। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रीडिंग था ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग। इसी के कार्यकाल के दौरान केरल में दोस्तों मोपला विद्रोह होता है 1921 में। चोरा चोरी कांड की जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 में इसी के कार्यकाल के दौरान हुई। और दोस्तों इसने यानी लॉर्ड रीडिंग ने रोलेट एक्ट को निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। रीडिंग के टाइम पीरियड में ही काकोरी ट्रेन डकैती की घटना भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों रीडिंग के बारे में आपको 2-3 बातें और अच्छे से याद रखना है। देखिए इसके द्वारा एक वर्ग समिति का गठन किया गया और इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान ली आयोग का गठन होता है। ली आयोग ने यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई। रीडिंग के कार्यकाल के दौरान ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में, जिसमें 2 लोग शामिल थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर 2-3 ऐसी बातें हैं जो आप किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते, जैसे एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, रीडिंग। चोरी चोरा कांड की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है। केरल के मोपला विद्रोह को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एक वर्ग समिति, ली आयोग और काकोरी ट्रेन डकैती, ये कुछ ऐसी घटना है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, तो इनको अच्छे से देखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल रहा 1926 से लेकर 31 तक। इसके कार्यकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना थी साइमन कमीशन का भारत में आगमन। तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि साइमन कमीशन के भारत आगमन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन, इसको अच्छे से याद रखना है। जैसे ही साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है तो भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ ऐसे चिल्लाने लगे। तो इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसमें इनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बकुटेश्वर दत्त और कई सारे लोगों ने लाहौर में एक पुलिस अधीक्षक था दोस्तों सैंडर्स, इसकी हत्या कर दी। और दोस्तों भगत सिंह के साथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली होम में बम विस्फोट किया गया 1929 में, जिसके परिणाम स्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई 1931 में।
इसके कार्यकाल के दौरान कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के साथ में संबंधों को सुधार करने के लिए 1927 में हार्डोंग बटलर कमेटी का गठन किया था। तो भैया इसको अच्छे से याद रखेंगे, कई बार ये वाला स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाता है कि हार्टोंग बटलर समिति का उद्देश्य क्या था, देशी रियासतों के साथ में संबंधों को सुधारना। दोस्तों, इरविन के कार्यकाल के दौरान ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके माध्यम से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इस पेज में अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पहला वाला और ये वाला जो पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो यह इरविन था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। साइमन कमीशन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है कंटेंट को डिज़ाइन करने में। अब अगला वायसराय है दोस्तों विलिंगटन, जिसका कार्यकाल रहा 1931 से लेकर 36 तक। इसके कार्यकाल के दौरान दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी के कार्यकाल में 1935 में भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम पारित होता है। अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लास्ट के 2 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान ही दोस्तों RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये इकोनॉमी के सेक्शन से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर इकोनॉमी की बात करें तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि RBI की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के कार्यकाल के दौरान 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो सकता है अगर प्रश्न बने तो आपका गलत ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वायसराय बना लिनलिथगो, जिसका कार्यकाल रहा 1936 से लेकर 44 तक। इसके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं हुई जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। जैसे क्रिप्स मिशन भारत आया 22 मार्च 1942 को, जिसने भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कही। द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों ने यानी ब्रिटेन ने भारत को जबरदस्ती बिना उसकी अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इसी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन आयोजित किया जाता है 1938 में, और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। आगे चलकर त्रिपुरी अधिवेशन आयोजित किया जाता है कांग्रेस का मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक छोटी सी जगह है त्रिपुरी। तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन आयोजित किया जाता है लिनलिथगो के समय, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन इन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि इनका गांधी जी से मतभेद हो गया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई 1942 में, और इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। आगे चलकर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया 1943 में। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया किसने गठन किया और किसने पुनर्गठित किया। दोस्तों लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान ही गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया 1940 में, और पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी के कार्यकाल के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 1942 में। इसके अलावा मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जहां पर पाकिस्तान की मांग रखी गई, और पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव है वो A.K. फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम सिर्फ वायसराय पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न तक बनता है कि पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में रखा गया था। एक तो ये बनता है, दूसरा ये बनता है कि भैया पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो A.K. फजलुल हक द्वारा किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वायसराय ही पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपकी कवर होती है।
निम्नलिखितों के कार्यकाल के दौरान ही मुस्लिम लीग का कराची में एक अधिवेशन आयोजित किया जाता है 1943 में, जहां पर नारा दिया गया बांटो और छोड़ो का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों एक एक पॉइंट को चुन चुन कर कवर किया है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड वेवेल, जिसका कार्यकाल रहा 1944 से लेकर 1947 तक। दोस्तों लॉर्ड वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसको हम वेवेल योजना के नाम से जानते हैं, और इसका उद्देश्य था वायसराय की कार्यकारी जो परिषद है ना, वहाँ पर धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर सीटों को आरक्षित कर दिया जाए। और इसके लिए यानी इस योजना को सफल बनाने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया 1945 में, लेकिन ये असफल हो गया मुस्लिम लीग की वजह से। इसी के कार्यकाल के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई 16 अगस्त 1946 को, जहां पर बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ, व्यापक मात्रा में सांप्रदायिक दंगे हुए। दोस्तों वेवेल के कार्यकाल के दौरान ही कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है 1946 में। इसमें शामिल थे पेंटिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है कि कैबिनेट मिशन का जब भारत में आगमन हुआ उस दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। दोस्तों इसी के कार्यकाल के दौरान अंतरिम सरकार की स्थापना होती है सितंबर 1940 में, और इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वेवेल और उपाध्यक्ष थे नेहरू। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली, जिसको हम क्लीमेंट एटली भी कहते हैं। तो एटली ने ये घोषणा करी कि भैया भारत को जून 1948 तक पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक और बात याद रखना है, राजगोपालाचारी ने 1944 में एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया जिसको हम CR फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, और इसी को दोस्तों हम राजाजी फॉर्मूला भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। तो यहाँ पर दो तीन बातें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक तो ये है कि भैया कैबिनेट मिशन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, अंतिम सरकार की स्थापना जब हुई तो उस दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो दो पॉइंट आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका कार्यकाल रहा 1947 से लेकर 48 तक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय था। क्योंकि ये अंतिम वायसराय था इस वजह से इसका नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर यहाँ से प्रश्न बनता है। दोस्तों इसके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई जिसको हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, और इसी को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया इसने 3 जून को एक योजना प्रस्तुत की 1947 में, जिसके माध्यम से भारत के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया और पारित किया गया, और इस विधेयक के माध्यम से जब ये पारित हो गया तो अधिनियम बन गया, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ट्रिक को किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। हमारी ट्रिक थी मैं हूँ चंचल राजा, इतनी बड़ी लड़की वक्त पर मांगू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने सारे वायसराय कवर किए हैं उसी तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को भी कवर किया था, और इसी तरह से दोस्तों माइंड मैप और ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोज़ तो देखना ज़रूर है। अगर आप नहीं देखोगे तो कोई और देखेगा, वो तो आपसे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो, अगर 1% भी मेरा योगदान आपके लिए लाभदायक रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।